नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 1 जून। मई महीने का हम लोगों ने सारे के सारे करंट अफेयर्स को हम लोगों ने मई मंथ के कवर अप कर लिए हैं। आप लोगों को जितनी भी वीडियोस दी गई हैं, अगर आपको इसकी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आपके पास ये नंबर्स हैं। आप उन नंबर्स पे कॉल करके, ये सामने आपके नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके कभी भी वीडियोस की जो पीडीएफ होती है उसको आप ले सकते हैं। तो ये आप कभी भी जो है अवेलेबल करवा सकते हैं। अब हम लोगों को आज के जून के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करना, और हमेशा की तरह मैंने इस बार भी 6 आर्टिकल्स को लिया है और 2 क्वेश्चंस को लिया, तो टोटल 8 टॉपिक्स में आपके डेली के कवर अप करवाती हूँ। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से। वो है महाकालेश्वर टेम्पल के ऊपर। अगला है जो हमारा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर अनुमानित होना। अगला स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और फिर है एसिनोबैक्टर, एसिनोटिन बैक्टर, बोमानी, स्पीयर फिशिंग और पेंशन से जुड़ी हुई स्कीम्स। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा महाकालेश्वर टेम्पल। देखो, अभी पता है, ये आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ये काफी वायरल हुई थी कि अभी जैसे बहुत ज्यादा ना, आपको पता है कि आंधी तूफान बारिश चल रही, काफी जगह पर आपको अलग तरीके से आंधी देखने को मिलेगी। कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कई जगह पे बहुत ज्यादा तूफान है, तो ये तो बहुत ज्यादा लगा हुआ। तो उसी में यहाँ पर जो उज्जैन में बने हुए हमारे महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर हमको क्या देखने को मिला है, आंधी आने की वजह से जो महाकाल का जो कॉरिडोर बना हुआ है ना, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। वहां पे बहुत सारे स्टैचूज लगे हुए हैं, तो काफी सारे स्टैचूज ना वो उखड़ गए हैं। तो ये वीडियो और वो ये जो फोटो है ना, काफी वायरल हुई थी कि देखो इस तरीके से हुआ है। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है ये वाला। तो ऐसा हुआ है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, हिंदू टेम्पल है, शिवा को डेडिकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, रुद्र सागर लेक के पास। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी लेक के पास सिचुएटेड है। और ये इकलौता ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख करने वाला है, जबकि बाकी सब पूर्व की ओर मुख करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु के बाद दक्षिण दिशा मानी जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की खूब पूजा किया करते हैं। तो ये टेम्पल जो है वो बहुत सारे जो है वो स्तरों में, 5 स्तर लेवल्स में विस्तारित है। और वहां पर महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इनको मेघदूतम, जो कि पूर्व मेघा ने लिखी थी, कालिदास की महाकाल टेम्पल के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इन बुक्स में महाकाल के बारे में लिखा हुआ है। मध्यकाल में भी जहाँ इस्लामिक शासक यहाँ पे पूजा करने के लिए पुजारियों को चंदा दिया करते थे। उसके बाद एक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आप सभी जानते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे, ये 1210 से 1236 तक कहाँ रहे हैं। 1210 से 36 तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंडर रही। सभी को पता है ना ये चीज। तो उन्होंने उस समय जो है इस पूरे को डिस्ट्रॉय करा था, जब उज्जैन पर उन्होंने रेड मारी थी, नष्ट कर दिया था पूरे को। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश आपको दिल्ली सल्तनत के पता होंगे, इलबारी टर्क से बिलोंग करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ, दामाद हुआ करते थे। फिर उसके बाद आज के समय का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो किसने बनवाया है, वो बनवाया है चालुक्य मराठा भूमिजा स्टाइल से मिल करके ये बना है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। नींव और यहाँ का चबूतरा जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। काफी अच्छी लिंगम मूर्तियां यहाँ पर महाकालेश्वर की बनी।
साथ ही साथ यहाँ पर गणेश, पार्वती, कार्तिकेय जो हमारे भगवान है, उन सब की भी यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिली। अब अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, तो देखिए ज्योतिर्लिंग होता है जहाँ एक ऐसा मंदिर होता है जहां पर भगवान शिव की पूजा की जाती है ज्योतिर्लिंग के रूप में। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में दुनिया को समेट लिया था, और आज के समय में ऐसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात गिर में बना हुआ है। फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि श्रीसेलम आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। महाकालेश्वर जो हम पढ़ रहे हैं, ओमकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर है बैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। फिर है भीम शंकर, जो कि महाराष्ट्र में। रामनाथम, स्वामी नागेश्वरम, काशी विश्वनाथ, ये तो सबसे ज्यादा फेमस है। बहुत से लोग यहाँ पे जाते भी हैं। बहुत से लोग आप में से यहाँ पे गए भी होंगे। यहाँ पे पूजा खूब की जाती है। फिर है त्र्यंबकेश्वर, ये वही ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर हिल स्टेशन, जहां से गोदावरी नदी का जो है उत्सर्जन होता है। फिर केदारनाथ, यहाँ जाने की खूब लोगों की इच्छा है। मेरी भी यहाँ पर जाने की खूब इच्छा है। मैं यहाँ जा नहीं पाई हूँ, पर इच्छा बहुत है कि केदारनाथ जाकर के कभी भगवान शिव के वहां पर भी दर्शन करके आया जाए। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये सारे ज्योतिर्लिंग बने। तो आपको ये ज्योतिर्लिंग के नाम जरूर पता होने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्टली हो सकता है सवाल ना बने, पर सवाल बन सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, वो है जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स। मतलब कि संयुक्त रूप से कुपोषण का क्या होना, यहाँ पर अनुमान लगाना। अभी इंडिया में यहाँ पर स्टंटिंग में तो कमी देखने को मिली है, लेकिन ओबेसिटी, मोटापा और वेस्टिंग, आज ये भी हमारे कंसर्न बने हुए हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और इनके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में आज भी जो मोटापा है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। मोटापा आज भी देखने को मिलता है, लेकिन हाँ स्टंटिंग में कमी देखने को मिली है। तो रिपोर्ट के अनुसार स्टंटिंग में रिडक्शन है। ग्लोबल और रीजनल कंपैरिजन भी यहाँ पे दिखाया गया है। और स्टंटिंग जो मतलब वही वेट और हाइट का जो मामला होता है, वो उस हिसाब से स्टंटिंग का बर्डन, वेस्टिंग आज भी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा ही। ओबेसिटी तो सबसे बड़ा कारण है, मोटापा ये वाला काफी बड़ा ही है, पहले की कंपैरिजन में वेट इशू काफी बड़ा है। NFHS का जो फैमिली हेल्थ का डेटा है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बढ़ा हुआ देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में हेल्थ कंडीशन, या फिर आप कह लीजिए माल न्यूट्रिशन की चीजें देखने को मिली है। साथ ही साथ मातृत्व कुपोषण और वेस्टिंग भी देखने को मिला है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो इनका यहाँ पर जो बच्चे लंबाई के हिसाब से कम वजन के साथ पैदा होते हैं और वजन बढ़ने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, उन्हें ही हम वेस्टिंग कहते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिली है। आगे आने वाले समय में यही है कि भाई इस पूरी गंभीर प्रॉब्लम को सुलझाया जाए और इसकी अप्रोच फॉलो की जाए। और इसमें जो भी यहाँ पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान जो भी यहाँ पर मातृ पोषण चाहिए होता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और जीवन के पहले 6 महीनों के लिए प्रारंभिक दीक्षा और केवल स्तनपान का ही समर्थन किया जाए। प्रजनन आयु के बच्चे और महिलाओं के लिए सूक्ष्म पोषण तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित करना, सरकार इसके लिए काफी सारे नए नए प्रोग्राम्स, प्लान्स को भी स्टार्ट कर रही है। उचित प्रबंधन किया जाए, गुणवत्तापूर्ण से भरे हुए पोषण सेवाएं को प्रदान किया जाए। तो ये सारी चीजें प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये 3 चीजें जो है अभी रिपोर्ट में यहाँ पर पेश कर रही है। तो रिपोर्ट आपके लिए कुछ इसका डेटा जो है ना वो आप लग सकते हो, कभी कभी किसी मेंस के एग्जाम में इसका डेटा आएगा। बाकी देखो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस में आपको सिर्फ ये टॉपिक मैंने डेटा इकट्ठा करने के लिए बताया, ताकि आप लोग इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर हमसे डेटा पूछता है तो वो आप इकट्ठा कर सकते। थर्ड आर्टिकल है हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि जो स्वयं सहायता समूह बने होते हैं। अभी जैसे ये कुटुम्बश्री, ये एक कार्यक्रम एक ऐसी स्थिति पे है जहाँ पर निर्णय लेने की तत्काल आवश्यकता है। अपनी स्थापना के 25 वर्ष के बाद भी ये मिशन को काफी सारी चुनौतियों का सामना करने को देखने को मिल रहा है। अब देखो भाई, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, SHG, ये एक तरीके के बहुत छोटे से, जो ज्यादातर इसके अंदर महिलाएं होती है, महिलाओं की सेविंग्स के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है कि एक सेविंग्स के टाइप का एक ग्रुप रहेगा, जिसको इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है जमीनी स्तर पर।
ये गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास के लिए असल में बनाने का कॉन्सेप्ट इसको लेकर के आया गया था। इसमें 10 से 12 लोग होते, 10 से 20 लोग होते हैं जो कि सेम बैकग्राउंड के होते हैं, सेम ही जगह पे रह रहे होते हैं, और वो पूरा एक जो है जगह पे अपनी दूसरे की इकोनॉमिक नीड्स को एक साथ में देखने के लिए आते हैं। छोटे छोटे अमाउंट को सेव करते हैं ताकि कभी भी अगर जो ग्रुप के मेंबर्स है उनमें से किसी को भी लोन चाहिए होगा तो वो दिया जा सके। नाम ही इसका सेल्फ हेल्प है। सेल्फ तरीके से हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाए गए हैं, छोटे छोटे अमाउंट को सेव करके इकट्ठा करके लोन देना और इन सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो एक तरीके से ये डिस्कशन करना एक दूसरे की हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीजों पे भी है। नई नई जो भी एक्टिविटीज वगैरह है वो करवाई जाती हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, बुक कीपिंग, लीडरशिप, लिटरेसी, सब चीजें इसमें प्रमोट करवाई जाती हैं। ठीक है। और इसमें जो है इनकम जनरेट करने के लिए भी एक्टिविटी, स्किल्स वगैरह डेवलप कराई जाती है, जैसे कि मान लो किसी ने हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन, छोटे पैमाने पर कुछ काम कर, ऐसी चीजों को भी यहाँ पर जो है वो प्रमोट करवाया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये चीजें भी इसमें करवाई जाती हैं। तो ये सारे जो है ना एक तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में एग्जिस्ट होते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो ग्रुप है ना वो लार्ज स्केल के इनिशिएटिव लेना, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना, नेगोशिएट करना, ये सारी चीजें करते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो वुमेन जो है ना उस एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं ना उसको एकत्र करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। इसमें 46 मिलियन ग्रामीण जो है गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक लाभ भी होते हैं, सबको एक साथ जो है वो मदद मिल जाती है। और सबसे ज्यादा फोकस इसमें उन महिलाओं पे रखा जाता है जो कि बीपीएल में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे आती है, गरीबी रेखा के नीचे। और इसमें वही है फिर कि भाई परिवार में जो समाज में महिलाओं की जो स्थिति है ना उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलता है इन ग्रुप्स की वजह से। ठीक है भाई, लेकिन इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज्यादा होने की वजह से उनको उतना टाइम नहीं लग पाता है चीजों का। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, मार्केट की बहुत कमी है, ट्रेनिंग बहुत कम है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का काफी अभाव देखने को मिल रहा है, क्रेडिट मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जन धन योजना, सब्सिडी और क्रेडिट लिंकेज, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका मिशन, बाजार लिंकेज, मनरेगा, आजीविका संवर्धन सोसाइटी, ऐसी करके बहुत सारी सोसाइटीज जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। तो ऐसी सोसाइटीज यहाँ पर काफी सारी हैं जिनको और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको बेटरमेंट की तरफ ले जाने की बात हो रही है। तो यही सोसाइटीज हैं वो सारी। तो इन सब की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक काफी सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके पार्ट बने हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है कि वो उनके पार्ट बने हैं और बेटरमेंट की तरफ ही जा रही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है एसिनोचाइन वेक्टर बॉमली। ये क्या है? वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक नया एंटीबायोटिक बनाया है। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये सॉइल और वाटर में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके बहुत सारे और चीजें होती हैं। ह्यूमंस में ये एक इन्फेक्शन को कॉज करने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे ब्लड में, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, लंग्स होता है, अदर पार्ट्स हैं, उन सब में जाते हैं और ये पेशेंट में रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके जो भी जख्म होते हैं, घाव होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉज करते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत कॉमनली इसमें देखने को मिलती है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव इसमें होता है। इसमें दो एक तरीके से यूज किए जाते हैं, और बैक्टीरिया को देखा जाता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो उसमें से जो है वो कलर उसका रेड कर देगा, वो जो स्टेन पाइप होगी उसका कलर रेड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक चेक भी किया जाता है। छोटा सा आर्टिकल है, बस थोड़ा सा इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि आर्टिकल मतलब एक बैक्टीरिया न्यूज में है जो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है। फिर है स्पीयर फिशिंग।
स्पीयर फिशिंग, फिशिंग वर्ड कहीं पर भी आएगा, इसका सीधा मीनिंग है कि हैक करना। क्या होता है, हैकर्स जो है, शातिर हैकर्स जो है, वो स्पीयर फिशिंग के प्रयोग से भारतीय संगठनों को बहुत ज्यादा निशाना बना रहे हैं। अभी यहाँ पर बाराकूडा नेटवर्क्स की रिपोर्ट आई है जो कि स्पीयर फिशिंग हुई है, उसकी वजह से 2022 में 5 ऐसे ईमेल्स भेजना, ईमेल बेस पर अटैक करना, इस तरीके की चीजें करना, ये बहुत ज्यादा इंडिया में स्पीयर फिशिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्पीयर फिशिंग क्या होता है कि आप ईमेल के थ्रू लोगों को टारगेट करते हो, उनकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हो। ईमेल के थ्रू आपने मान लो एक लिंक भेज दिया और उस लिंक में आपको क्लिक करोगे तो आपकी जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स होंगे, वो आपको सीधा सीधा अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वो आप सीधा ही पर्सनल डिटेल्स में जा करके आप सारा ऑनलाइन उनसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक लिंक जनरेट कर देंगे, एक अटैचमेंट क्रिएट कर देंगे, अगर आपने वो डाउनलोड करके उसको ओपन कर लिया तो आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। कोई लिंक आपने क्रिएट किया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी वहां पे जो है डिटेल्स चली जाएंगी। तो ये सब काम इसमें खूब किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। और ये बोलते हैं कि भाई आपको अपना बैंक का पासवर्ड देना पड़ेगा, आपके अब एक अमाउंट देंगे, जैसे 6,000 रुपए आपके बैंक में हमें डिपॉजिट कराने हैं तो उसके लिए ये होगा, उसके लिए वैसा होगा। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और इन सब की वजह से ईमेल जो है वो एक ऐसे टोन में लिखे होते हैं कि भाई इंसान उस पर ट्रस्ट करके अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। कई बार ऐसा अक्सर लोगों के साथ देखने को मिला है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो यहाँ पर काफी बढ़ती जाती है आज के समय में। तो उस सबको स्टॉप करने के लिए ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं स्पीयर फिशिंग। फिर है हमारा टॉपिक पेंशन की स्कीम्स के ऊपर। अब हमारी पेंशन की स्कीम्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं, उन्होंने यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम जो है सेंटर से लेने के लिए एम्प्लॉयज का सपोर्ट मांगा है। हिमाचल प्रदेश के जो अभी सीएम है सुखविंदर सिंह बादल, सुक्खू, उन्होंने सरकार को ये बोला है कि भाई जो हमारी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इतना करोड़ रुपए जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गया है उसको डिसबर्स करे, उसको लौटाए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, उनको यहाँ पर धर्मशाला में लोग इकट्ठा किए गए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। तो जो अभी नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि PFRDA संभाल रही है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2004 में बनी थी, जिसमें जितने भी पुराने ट्रेडिशनल पेंशन है उसको हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम आई थी, जिसके अंदर यहाँ पर 10% उनकी सैलरीज का जो है पेंशन में जाएगा, और यहाँ पर एम्प्लॉयज का और एम्प्लॉयर्स का 14%। तो इस तरीके से जो स्कीम का पैसा गया है वो सारा लौटाने के लिए ये पूरा एक जो सिस्टम है वो लेके आया गया। तो यहाँ पर पेंशन की जो चीजें उसको लौटाने के लिए था, तो पुराने पेंशन को हटा करके यहाँ पर नई पेंशन स्कीम लेकर के आई गई थी। तो ये PF जो है आपको पता ही है, तो ये पुरानी स्कीम के साथ काफी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए यहाँ पर नई स्कीम को लेकर के आया गया था और इससे काफी चीजों को चेंज करके लाने की बात की गई थी। ठीक है भाई, तो ये थे अब नई पेंशन स्कीम के काफी अच्छे फीचर्स हैं। टैक्स के रिटर्न कह लो, विड्रॉ करना इजी हो जाता है, और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफी इजी हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें काफी सारी देखने को मिलेंगी आप। फिर आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण का संगठन, जिसमें 168 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसकी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, और BIS जो है वो भी हमारे इंडिया की ही वो यहाँ पर मेंबर बनी हुई है, और सारा कुछ जो है काम को देखती है। तो ये आपको इसमें छोटा सा पॉइंट इसका याद रखना है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा वर्ल्ड में 168 कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें इंडिया भी मेंबर है। और इंडिया की जो हमारी BIS है, जो कि पूरे स्टैंडर्ड्स और पूरे मानकीकरण को देखती है, वो यहाँ पर इसको संभालती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है।
आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है संखालिन एक प्रोजेक्ट। संखालिन एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑयल और गैस का प्रोजेक्ट है। ओखोत्स्क सी में, ये भारत का नहीं है, रशिया का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो 3 वहां की फील्ड है, चाव्यो, ओडुप्टू और कुतान दागी, ये जो तीनों यहाँ की ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर इस पूरे को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये ऑयल फील्ड्स के ऊपर ऑफ शोर है सारी की सारी, अपतटीय है। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। हमसे क्या पूछेगा कि संकलन वन प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी का नाम ओखोत्स्क सी जो है, ये ओखोत्स्क सागर, ये रशिया के पास ही पड़ता है, तो उधर ही बना हुआ है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि सी की लोकेशन कहाँ पर है। तो छोटे से फैक्ट से, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बस छोटे से फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो इन पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, आज के हमारे टॉपिक्स होते हैं ओवर। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है उसमें प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा थे। मेंस में आप लोगों को माल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था उससे सारे डेटा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन का टॉपिक कितना ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, उतना भी आपको याद रखना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम खत्म करते हैं, यहाँ तक कवर अप कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।